हेलो बच्चों, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उसका ग्राफ हमने बना करके देखा था, डोमेन, रेंज और भी काफ़ी बातें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो आप जब ये लेक्चर देखें तो एक बार लास्ट लेक्चर में क्या क्या बातें हुई थी एक बार आप उसका रिवीजन कर ले और दिमाग में सोच ले कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था। उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिदम फंक्शन के ऊपर कि लॉगरिदम फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, क्या मैथमेटिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी इम्पोर्टेंस मॉडर्न साइंस में क्या है। देखिए, लास्ट हमने डिस्कस किया था y इज इक्वल टू a पावर x। इस टाइप के जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और a पे कंडीशन लगी थी। a पे कंडीशन क्या लगी थी कि जो a है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो केस स्टडी किए थे। एक तो जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और एक जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। दोनों ही केसेस पे इसका हमने ग्राफ स्टडी किया था। अब लॉगरिदम क्या है, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं इस पे फंक्शंस के ऊपर ये थ्योरेटिकली सब बातें हम करेंगे। एक्चुअली लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सोल्व करने का एक टूल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सोल्व करने का एक माध्यम है कौन? लॉगरिदम फंक्शन। कैसे? जो a की पावर x इज इक्वल टू वाई है ना, जो a की पावर x इक्वल टू वाई है, इसी बात को लॉगरिदम एक खास अंदाज में लिखता है और उससे टेबल से लॉग की वैल्यू देखी जा सकती है। मतलब इस बात को लॉगरिदम क्या कहेगा, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिदम क्या कहेगा? लॉग, जो यहाँ बेस है वो लॉगरिदम का बेस यहाँ बनेगा। जो इसका रिजल्ट था, जो इसकी आउटपुट थी, इसका आउटपुट क्या था? a की पावर x करने से y कोई रिजल्ट आया। जो इसकी आउटपुट है, जो इसकी रेंज है, वो लॉग की डोमेन बनेगी और ये देखा जाएगा कि इस लॉग y की वैल्यू बेस a रहते हुए कितनी है। वो कितनी है? जो इसकी इनपुट थी, मतलब x। जब भी कभी log ax लिखा जाता है तो इसको अगर मैं वापस ऐसे बनाऊं तो क्या बनेगा? बेस कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ, ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इससे अगर मैं ये बनाऊं तो ये क्या बनेगा? a की पावर x इज इक्वल टू y। ये तो मैंने चेंज करके लिखा, डोमेन रेंज बदल के लिखा, इसी पे आए a की पावर x इक्वल टू y। मेरी बात समझ में आई? अगर हमारे पास 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81 है तो इसी को ही लॉगरिदम में लिखा जाएगा क्या? लॉग बेस 3 81 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ log 81 की वैल्यू जब बेस 3 है वो किसके इक्वल है? वो 4 के इक्वल है। आप जो लॉग टेबल देखते हो ना बच्चे, उसमें अलग अलग बेस पे नहीं है, वो नेचुरल लॉगरिदम है। मतलब वो बेस 10 को लेकर के कॉमन लॉगरिदम है। उसमें आप देखो लॉगरिदम टेबल में वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है, कॉमन लॉगरिदम। वो सभी वैल्यूज किस पे बना के दी गई है? जब बेस 10 है, जब बेस 10 है। तो जब बेस 10 होता है, जब बेस क्या होता है? 10 होता है, उसको हम कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं। जब बेस 10 होता है वो हमारा क्या होता है? कॉमन लॉगरिदम। और जब बेस e होता है, अभी e के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अगले पड़ाव में हम e के ऊपर ही बात करेंगे। जब बेस e होता है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e होता है, e की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस पर भी हम आएंगे। जब बेस e होता है वो नेचुरल लॉगरिदम है, वो नेचुरल लॉगरिदम है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नेचुरल लॉगरिदम से हम एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करके तब इसमें बनाते हैं, फिर हम वैल्यू देखते हैं।
तो यहाँ पे जब बेस 10 है वो कॉमन लॉगरिदम है, जब बेस ई है वो नेचुरल लॉगरिदम है। और लॉगरिदम का फंडा ये है, इस बात को लिखने का तरीका है लॉगरिदम, राइट? मेरी बात समझ में आई? log 1 आप बड़ी पॉपुलर है, log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। log 1 की वैल्यू 0 क्यों हो गई, जरा आप समझे, आज इस बात को समझे। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, बेस मैं a कह दूं, a मतलब कुछ भी बेस हो, और a की कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 और a 1 के इक्वल नहीं है। जो एक्सपोनेंशियल पे लगी थी वही कंडीशन इस log के बेस पे भी लगेगी, क्योंकि ये जो log का बेस है वो एक्सपोनेंशियल वाला ही तो a है, तो इस पे एक कंडीशन तो हूबहू लगी रहेगी, यही कंडीशन। तो आप जरा समझे, इससे इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 0 कितना आएगा, 1। किसी की पावर 0 करने से ही तो 1 आएगा। मेरी बात समझ में आई? आप ये कहते हो ना log 10 की वैल्यू 1 होती है, कहते हो ना। log 10 की वैल्यू 1 कब होती है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, जब बेस 10 हो, जब बेस 10 हो। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 1 करने से ही तो 10 आएगा, 10 की पावर 1 करने से ही तो 10 आएगा। और आप लोग 10 की वैल्यू 1 फटाफट लिख देते हो, क्यों? क्योंकि जो आपकी टेबल है उस टेबल में बेस 10 ही तो है, तो आपने log 10 की वैल्यू 1 ही कही, आप उसमें चाहे वैल्यू देख लो, log 10 की वैल्यू 1 ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉमन लॉगरिदम है, बेस क्या है, बेस 10 है। अगर आपसे मैं पूछूं log 10 ही क्या, अगर log a यहाँ हो, यहाँ भी a हो, तो उसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि a की पावर 1 करने से ही तो a आएगा। ये कुछ बातें आपको समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 100 की वैल्यू क्या होगी जब बेस 10 हो, 10 की पावर 2 करने से ही 100 आएगा। एक बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, log 0 की वैल्यू क्या होगी जब बेस कुछ भी हो, बेस a कह दिया, a मतलब कुछ भी हो, बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो log 0 की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि इस a की पावर क्या करूं कि 0 मिले, a की पावर, इस a की पावर क्या करूं कि 0 मिले। नहीं, किसी की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये 1/a की पावर इन्फिनिटी होगा, और 1/a की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0। तो log 0 कितना हुआ, माइनस इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, माइनस इन्फिनिटी। समझ में आई बात है? तो इस लॉगरिदम की वर्किंग मैंने बताई न्यूमेरिकली कि ये जो आप लॉगरिदम पढ़ते हो ये किस बला का नाम है, ये है क्या। आप जब वो वैल्यू देख रहे हो तो वो क्या बता रही है। द ग्रेट मैथमेटिशियन, नाम था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, स्कॉटलैंड कंट्री के रहने वाले, जॉन नेपियर नाम था उनका, जॉन नेपियर। इनको फादर ऑफ लॉगरिदम माना जाता है, जॉन नेपियर। इन्होंने सबसे पहले 144 पेजेस के अंदर लॉगरिदम टेबल तैयार की, जो मॉडिफाई होते होते सिमटते सिमटते आज 2 पेजेस के अंदर रह गई, एक तरफ लॉगरिदम एक तरफ एंटी लॉगरिदम। तो इन्होंने लॉगरिदम का कंसेप्ट दे करके जो मॉडर्न साइंस है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी मैं बात करूं मॉडर्न साइंस है, इसका काम आसान कर दिया। लॉगरिदम का सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस लॉगरिदम की देखिए क्या बनती है कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट बना देता है। जो नेपियर ने ये काम किया, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा रहा। अब आपके सामने देखिए, जैसे मैं कहूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 8 है, तो आप फटाफट कह दोगे कि x की वैल्यू 3 है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 है, तो आपने कह दिया है ना, कितना है। अगर 2 पावर x मतलब 2 की पावर 3 करने से 8 आएगा, तो x की वैल्यू 3 है। अगर मैं कहूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 7, तो फिर x क्या है, यहाँ प्रॉब्लम है।
2 की पावर कितना करें कि 7 आए, और मैथमेटिक्स इतना बड़ा है, इतने ही रियल नंबर्स है, तो पक्की बात है 2 की कुछ पावर करने से अगर 8 आ रहा है तो 2 की कुछ पावर करने से 7 भी बनेगा। अब वो नंबर क्या है? इसका जवाब अर्थमेटिक में अगर हम वैसे ढूंढे कैलकुलेशन से तो नहीं है, लॉगरिदम से ये सोल्व हो सकता है। लॉगरिदम का एक प्रोसेस है, उससे हम सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा? लॉग बेस 2 7 इज इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू देखी जाए, एक्स पता लग गया, वो एक्स ये है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि इसको कैसे लिखे, दोनों तरफ लॉगरिदम ले लें, तो log 2 पावर x इज इक्वल टू log 7। अभी मैं लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो आप जानोगे ये सब बातें एक ही हो जाती है। अभी बताएंगे उस पर भी। x आगे आएगा, x log 2 इज इक्वल टू log 7। यहाँ बेस 2 है, बेस हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है वो सिर्फ 10 को लेकर के है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस पे वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो लॉगरिदम, मैं आपके सामने 11th और 12th क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स के पास इसका जवाब है, क्योंकि हर बेस की टेबल बच्चे को पढ़ाना ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा बातें हो जाती है। तो बेस 10 को बनाया गया, और उसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे भी है मैथमेटिक्स में जो सब बेस को 10 बेस में बदलने का पॉइंट रखता है। तो उससे हम बेस 10 में बदलते हैं और फिर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आपके लिए ही मैंने दूसरा तरीका ये बताया। अब यहाँ पे तो सब बेस के साथ अलग अलग, अब वो जो टेबल है वो तो बेस 10 के लिए है, आप यहाँ का बेस 2 है तो वो तो वैल्यू नहीं देख पा रहे आप जो आपके पास टेबल है। तो इसलिए मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, क्या मैंने दोनों तरफ लॉगरिदम ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे और ये एज इट इज, अभी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। अब ये इसके नीचे आएगा तो x कितना आ गया, log 7 अपॉन log 2। अब इनकी वैल्यू हम देख सकते हैं, इनकी वैल्यू हम देख सकते हैं। इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू देखें, दोनों को डिवाइड करें, x आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये हमारे क्वेश्चन नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। मैथमेटिक्स में 11th 12th में आप सिंगल क्वेश्चन नहीं देखोगे जिसमें लॉगरिदम टेबल आपको देखनी पड़े, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई ऐसा हमारा कंसेप्ट टॉपिक है ही नहीं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप 11th में मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स की दुनिया में लॉगरिदम क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी थी उन मैथमेटिशियंस को, साइंटिस्ट को कि ये लेकर के आए, और इसका यूज कितना अच्छा हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आया। log ax जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसी को सोल्व करने का टूल है, राइट, इसका इन्वर्स हम कह सकते हैं। अब हम आगे इस पे डिस्कस करें, इसके ग्राफ पे और इसकी डोमेन और रेंज पे डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके ग्राफ को स्टडी करें, देखिए फंक्शन मैंने लिखा y इज इक्वल टू log बेस a है x, लॉगरिदम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की कंडीशन आपको मालूम है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ए की कंडीशन है। अब जो log फंक्शन है ना, वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उल्टा कर देना, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना ये आप क्लास 12th में सीखोगे डिटेल से, तो वहाँ आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी कि ये इन्वर्स कैसे निकल करके आ गया। फिलहाल आप मोटे मोटे तौर पे समझें कि log x अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या थी, सब रियल नंबर, वो लॉगरिदम की रेंज होगी। मतलब जो x की वैल्यू थी ना, जो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, उससे y आएगा ना, उससे क्या आएगा, y आएगा। अब जो y है ना, y log के लिए क्या है, मतलब इसमें जो y की वैल्यू थी, इसमें जो y की वैल्यू थी वो log के लिए x की वैल्यू है। इसमें आपने बहुत से एग्जांपल्स में देखा होगा। भाई देखो ना आप, 2 की पावर x इक्वल टू 8 है, तो ये 8y है ना, और log के लिए क्या हो गया, ये देखिए 2 की पावर x इक्वल टू 7 तो इसके लिए तो ये y है ना, लेकिन log के लिए ये यहाँ रखा गया है, तो ये x है ना log के लिए तो,
और जो यहाँ x था वो इसके लिए रिजल्ट है ना, वो y है ना, इसके लिए उल्टा हो गया ना। जो डोमेन है वो रेंज, जो रेंज है वो डोमेन। तो इसकी रेंज हो गई सब रियल नंबर जो एक्सपोनेंशियल की डोमेन थी। और जो एक्सपोनेंशियल की रेंज थी, एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या थी, वो इसकी डोमेन होगी 0 से इन्फिनिटी। तो ये आप कंफर्म समझे, log के साथ जो ये रिजल्ट होगा ना भाई, डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसमें, तो log के साथ जो ये x होगा ना वो 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। log के साथ यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, log के साथ हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव नंबर रहेगा। एक log के साथ हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा y, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? अब log x के ग्राफ पे बात करते हैं। log x का ग्राफ मैंने बनाया किस कंडीशन पे, देखो दो कंडीशन बन गई ना, एक तो ये a ग्रेटर देन 1 और एक बन गया a जब 0 और 1 के बीच में हो। अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो log x का ग्राफ ये ऐसे जाएगा। a अगर ग्रेटर देन 1 है तो log ax का ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब यूं इंक्रीज होता जाएगा नीचे से ऐसे और ऐसे डाउन चलता रहेगा। ये कैसे आया? आपने जो वो देखी ना, कौन सी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ देखा ना, उसकी मिरर इमेज है ये। आप देखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हमने ग्राफ बताया था किस कंडीशन पे, a ग्रेटर देन 1 कंडीशन पे, उसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे देखी जाती है? जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था ना, उस ग्राफ को देखो आप और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। यहाँ मिरर लगाया गया, वो ग्राफ बना तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो उसकी मिरर इमेज कहलाती है। इतना भी अगर आपको समझ में ना आए तो छोटा सा पॉइंट है क्या, कि देखिए जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जा रहा था, x 0 रखने पे y 1 आ रहा था ना, तो 0 1 इसका एक पासिंग पॉइंट है ना। अगर इसका पासिंग पॉइंट 0 1 है तो मिरर इमेज से उसका पासिंग पॉइंट उल्टा 1 0 आएगा, 1 0 आएगा। और आएगा भी, x की जगह 1 रखूंगा तो log 1 0 y 0 आएगा। तो 1 0 इसका एक पासिंग पॉइंट बना, मतलब ये जो ग्राफ मूव करेगा वो कहां से मूव करेगा, पॉइंट 1 0 से पास होकर के जाएगा। और अगर 0 और 1 के बीच में है तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। या इस y एक्सिस को याद रखो, इस y एक्सिस के अलोंग जाकर के u नेगेटिव में, कब, जब 0 और 1 के बीच में है। इस y एक्सिस को याद रखो, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x एक्सिस से नीचे, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल नीचे से उठेगा और यूं चलेगा। तो ये लोग ax के दोनों ही कंडीशन पे मैंने ग्राफ बता दिए, एक में बता दिए, दोनों अलग अलग बता सकते थे थोड़ा सा मैंने इस एक में बताना सही समझा, आप अलग अलग बना सकते हो। इस कंडीशन पे बस इतना ही बना दो, ये वाला, अगली कंडीशन पे आप ये बना देंगे, ये वाला, और ये पासिंग पॉइंट कितना है 1 0, x1 पे y 0। इस यूं चलेगा ऐसे, ये ऐसे चलेगा, राइट। ये लोग ax के ग्राफ है, ये इनकी डोमेन है, ये इनकी रेंज है, ये सारा प्रैक्टिकल में बता दिया न्यूमेरिकली क्या क्या यूज होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में यूज होती है। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज ही यूज होती है, लेकिन डिटेल में बताना मेरा काम था, आपका काम था जानकारी हासिल करना और उसको लास्ट तक दिमाग में रखना। लास्ट तक मतलब मरते दम तक दिमाग में रखना। कोई आप मरने वाले और आपसे पूछे कि हाँ ये बताना एक बार, मुझे लोग का ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको समझाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखना, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑन लॉगरिदम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर लॉगरिदम में कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, m इंटू n, तो ये आ जाएगा log m प्लस log n, log m प्लस log n। मल्टीप्लाई में तो अलग अलग होकर के प्लस में हो जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर लॉगरिदम में कोई दो चीजें डिवाइड में हो तो ये अलग अलग होकर के माइनस में चली जाएगी, log m माइनस log n। थर्ड प्रॉपर्टी, log m पावर n, ये n log m हो जाएगा, पावर आगे,
n log m हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी log, देखना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log यहाँ बेस a है, यहाँ डोमेन b है। अगर मुझे इनको चेंज करना हो, मैं चाहता हूँ ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो आप 1 अपॉन ला करके ऐसा लिख सकते हो, log ये बेस हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। और इससे एक और प्रॉपर्टी बन गई, इसको अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर के आऊँ तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ने क्या कहा, log बेस a b इंटू log बेस b a, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 रहेगी। अगर अलग अलग है, यहाँ जो बेस है वो डोमेन है, जो यहाँ डोमेन है वो यहाँ बेस है, दोनों की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल रहेगी। और अभी हमने डिस्कस किया था क्या, log 10 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, जब बेस क्या हो 10। और यही नहीं, मैं कह रहा हूं log a और यहाँ बेस a ये ही 1 रहेगा, राइट। ऐसे अभी हमने डिस्कस किया था log 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0, बेस a कुछ भी हो। log 100 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2, जब बेस 10 हो। log 0 डिस्कस किया था, log 0 की वैल्यू सब नोट कर ले आप, -∞, जब बेस a है, राइट। एक और प्रॉपर्टी आप देखना, अभी ये e के केस में आएगा, अगर log e पावर x है, ध्यान देना, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल log की प्रॉपर्टी एक देखना एक्सपोनेंशियल के साथ। log e की पावर x है बच्चों, अगर log के साथ कोई फंक्शन है ना यहाँ पर, मतलब कोई वेरिएबल टर्म है, तो फिर अंडरस्टूड है कि बेस e है। मतलब जैसे log sin x फंक्शन आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो बेस क्या है, e है। और अगर बेस e नहीं होता ना, तो वो फिर मेंशन करेगा कि बेस क्या है, 7 है, 9 है, 15 है। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, जब एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी ना, तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तब मैं बताऊंगा कि log के साथ अगर ये है तो बेस वहाँ पे e है, कुछ नहीं लिखा तो बेस e है। अब log ex है, यहाँ कुछ नहीं है तो बेस क्या है, e है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, ये x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log e बेस e, और ये दोनों सेम है तो 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स कितना आ गया, तो log e की पावर x से क्या आएगा, x आएगा। और एक प्रॉपर्टी, अगर e की पावर log x है और जब बेस e है, तो यहाँ से भी x बचेगा। ये e से log काट के नहीं दिखाना, सीधी सी बात है, ये x बचेगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो इनवर्स फंक्शन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कंपोजिशन। जब कोई दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उनका कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। दैट्स वाई आपको तो सीधे प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो रीजन आप वहाँ जानेंगे इसका। तो ये सब लॉगरिदम में हमने प्रॉपर्टीज बताई, और भी प्रॉपर्टीज है, ये तो बहुत सी प्रॉपर्टीज है, ये मैंने वो सब कॉमन प्रॉपर्टीज बताई है जो फ्रीक्वेंटली हमारे क्वेश्चंस में यूज होती रहेंगी, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट जो राउंड लेते हैं, इसमें हम लेकर के आ रहे हैं द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथमेटिक्स का एक बड़ा बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बच्चे अभी आपने लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आते हैं, 2 पावर x, 3 पावर x, है ना, a पावर x टाइप के। a पे कंडीशन थी कि a ग्रेटर देन 0, 1 के इक्वल नहीं, है ना, ऐसी कंडीशन थी। तो उस टाइप के जितने फंक्शन थे वो भी क्या है, वो सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x, ये जो फंक्शन है e की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो e है, e की वैल्यू 2.71 है। एग्जैक्ट नहीं है, अभी मैं और बाकी आगे आपसे बातें बताऊंगा। e की वैल्यू कितनी है, 2.71, तो 2.71 इसमें आएगा ना, 0 से ग्रेटर है तो एक्सपोनेंशियल हुआ, लेकिन इसको द एक्सपोनेंशियल कहा गया। ये एक स्पेशल टाइप का हो गया, क्योंकि ये एक स्पेशल नंबर को लेकर के
फंक्शन बनाया गया 2.71, एक स्पेशल नंबर को लेकर के बनाया गया, और इसकी अपनी एक सीरीज होती है, इसकी अपनी एक खासियत है, इसका अपना एक पर्टिकुलर एक ग्राफ बनता है जो बहुत बहुत प्रैक्टिकली यूज में रहता है। तो अभी हम इस पर बातचीत करते हैं सारी, फिर हम जानते हैं। देखिए ये स्पेशल नंबर क्यों बन गया, ये एक स्पेशल नंबर क्यों बन गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन है, fx इज इक्वल टू ई पावर x, मतलब y इज इक्वल टू ई पावर x, इसी को ही हम द एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम देंगे। अगर हम द एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x का, अगर हम e की पावर x का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियली, जैसे a की पावर x में बताए थे उसी टाइप का ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस टाइप का एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। 0 1 पॉइंट से पास होगा क्योंकि x 0 पे y 1 आएगा, राइट। ये e की पावर x का है। अगर e की पावर माइनस एक्स हो तो ये डाउन 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 आएगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स को 1/e की पावर x लिखेंगे, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैल्यू कम होती जाएगी। ये सब हम बता चुके हैं उस केस में। तो ये मैंने e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बताया। डोमेन और रेंज आप बता सकते हो, x कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू ई की पावर x कहूँ तो इसकी डोमेन क्या होगी, सब रियल नंबर x कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रेंज 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि चाहे यहां से सोल्व कर लो चाहे यहां से सोल्व कर लो, इसका रिजल्ट कभी नेगेटिव में तो नहीं आएगा ना। e की पावर चाहे कुछ भी करूं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना, 0 से इन्फिनिटी। जो भी एक्सपोनेंशियल में था वही द एक्सपोनेंशियल में है। फर्क ये है कि इसमें स्पेशली इसके बारे में जानना है, राइट। तो पहले मैं चलता हूं, ये जो e है ये स्पेशल e नंबर है क्या। एक्सपोनेंशियल तो आपको समझ में आ गया, e की पावर x कि वो जो e है वो जो एक स्पेशल नंबर उसकी पावर x करने से जो फंक्शन बना वो द एक्सपोनेंशियल है। बात कर रहे हैं e के ऊपर, स्टोरी ऑफ e क्या है। जॉन नेपियर, अभी हमने डिस्कस किया था लॉगरिथम के अंदर, जॉन नेपियर ने सबसे पहले इस e की वैल्यू को हमारे सामने रखा, कितना 2.71। एक्चुअली उन्होंने e की पावर x एक फंक्शन की सीरीज बनाई। e की पावर x की अपनी एक सीरीज होती है, जैसे sin x cos x tan x की हमने सीरीज बताई थी आपको, ऐसे e की पावर x की भी एक सीरीज है जो होती है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर x की जगह मैं 1 रखूं तो e की पावर 1 e रहेगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, प्लस ये हो गया 1/2 फैक्टोरियल, 1 हो गया 3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल सो ऑन। अब इन सब का उन्होंने जो सम किया, ये स्पेशल सीरीज बनेगी। आगे आप आगे जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ेंगे तब उसके सिलेबस में आएगी, एक स्पेशल सीरीज बनेगी, इसका सम किया गया। इसका सम 0.71828 ऐसा आया, तो 2 में प्लस करेंगे तो वो एक नंबर मिलेगा ना, तो e की पावर x से e का रिजल्ट मिलाना, एक स्पेशल नंबर मिलाना, दैट्स वाई ये 2.71 जॉन नेपियर ने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक बताया। उसके बाद बहुत से मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने इस पे काम किया तो वैल्यू और भी आगे तक बढ़ती रही। एक अच्छा सा किस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ जो जैकब बर्नोलियन ने e की पावर इस e की वैल्यू से कनेक्ट किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात, जॉन नेपियर के लगभग 17 साल बाद, आफ्टर 17 ईयर्स, जैकब बर्नोलियन ने ये e की वैल्यू को एक बहुत आगे तक पहुंचाया। और उन्होंने एक एग्जाम्पल रखा, किससे, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल रखा। इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, हालांकि उन्होंने तो डॉलर की बात कही थी, अब हम इंडिया में तो मैं आपके सामने रुपए की बात रख रहा हूँ। 1 रुपया आपके पास, और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 100% ब्याज है, और आपने 1 साल के लिए वो पैसा जमा कराया, तो आपका अमाउंट कितना बनेगा, 2 रुपये बनेगा ना। भैया आप लगा लो, 1 रुपये पे 100% का ब्याज, 1 रुपये और बन गया ना, तो इसका मतलब 1 रुपये आपने जमा कराया, 1 रुपये ब्याज में मिल गया, तो आपका अमाउंट मिल गया 2 रुपये। अब जैकब बर्नोलियन ने कहा कि अगर मैं इस 1 रुपये को इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेमी एनुअली डिपॉजिट कराता,
सेमी एनुअली मतलब वो चाहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले वो क्या मिले, सेमी एनुअली, मतलब 6 माही में, अर्धमासिक। तो 6 महीने में ब्याज लगेगा भाई, पहले तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा वो इसमें जुड़ेगा, फिर अगले 6 महीने का ब्याज किस पे लगेगा, जो जुड़ करके अमाउंट बन गया, तो फायदा होगा ना थोड़ा सा। तो अगर आप कैलकुलेशन करें, मैंने ये पूरे 2.25 मिलेगा, तो जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, रुपीज 2.25, थोड़ा सा फालतू सा मिला। बर्नौली ने कहा कि अगर इसी 1 रुपए को आप इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, मतलब एक्सटेंड मतलब बांट दें, और इसको हमने मंथली बांट दिया। अब ऐसे तो क्वार्टरली ऐसे तो करते रहोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, मैं फटाफट उस पॉइंट पे पहुंचता हूं। उन्होंने कहा कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली चाहिए कि भाई मंथली लगाओ और फिर ऐड करते चलो, तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया, टाइम 1/12 हो गया ना, 12 हिस्सों में बट गया ना। तो अब जो उसका अमाउंट बनेगा ना वो 2.61 बनेगा। ये कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है, 2.61 बनेगा उसका अमाउंट, 2.61, राइट, 2.61 बनेगा। अब कहा कि अगर इसको मैं वीकली, अगर मैं इसको कहूं कि भाई मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा चाहिए, वीकली चाहिए, तो यही अमाउंट, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कैसा हो गया, वीकली, मतलब 1/52 है ना, 1/52। तो अब जो अमाउंट बनेगा ना वो 2 इससे भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2.69 बनेगा, 2.69 बनेगा, राइट। फिर उसने कहा कि भाई मैं डेली चाहता हूँ, टाइम क्या है, डेली, तो टाइम 1/365 हो गया ना, तो जो उसका अमाउंट बना ना वो 2.71 बन गया, 2.71 बन गया। उसने कहा नहीं जी, मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेकंड चाहता हूं, पर सेकंड, टाइम क्या बन गया, पर सेकंड बन गया। तो अब पॉइंट टू बी नोटेड, जैकब बर्नौली ने ये सारी बातें बता करके ई की वैल्यू को बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बता दी। उसने कहा कि अब टाइम आप चाहे पर सेकंड बांटो और चाहे पर सेकंड के 100वें भाग में बांटो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना उससे जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट कभी भी 2.718281828 से ज़्यादा नहीं बनेगा, यही चलेगा, एक जाकर के फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस ई इज, ये जो ई है ना ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, इस ई को इससे कनेक्ट किया गया। ये क्या है, क्या जो ये मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, क्या इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ये एक्सपोनेंशियली नहीं बनेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा ना, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा ना, लेकिन फिर एक स्टेज पे आकर के स्ट्रेट निकल जाएगा कि भाई फलानी इस वैल्यू पे अब इससे ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं होगी। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ई, अब कितनी मजेदार बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐसे बढ़ाते चले, टाइम को आप बांटते चले, तो ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आई बात समझ में। और फिर जो फाइनली एक मैथमेटिशियन आए, लियोनहार्ड यूलर, अब इन्होंने एग्जैक्ट ई की वैल्यू दी और ई के बारे में ज़्यादा कुछ बताने वाले ये मैथमेटिशियन थे। इसीलिए आपसे कोई पूछे कि इस वैल्यू को 2.71 को ई का नाम ही क्यों दिया, कोई और नाम भी तो दे सकते थे, यूलर के कारण, यूलर के नाम में ई आता है ना, तो ई की पावर एक्स, मतलब इस कांस्टेंट को बताने वाला यूलर था, तो ई की पावर एक्स नहीं, उसने एग्जैक्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, उसने लॉगरिदम से कनेक्ट किया था, सिर्फ वो लॉगरिदम के कनेक्टिविटी थी। सारा डिटेल में जाकर के जो आज हम एग्जिस्टेंस उसका जानते हैं वो यूलर का योगदान था, ई की पावर एक्स। और
यूलर ने, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, यहाँ पे ध्यान बनाए रखें। यूलर ने एक मैथमेटिक्स में बहुत ज़बरदस्त एक यूलर ने एक इक्वेशन दी जिसके लिए यूलर को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। यूलर मतलब वो आप आगे पढ़ोगे इन फ्यूचर, बट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यूलर ने मैथमेटिक्स के 5 सिंबल्स को एक इक्वेशन में सजा दिया। सजाने का मतलब उनको ऐसे सेट किया कि वो एक इक्वेशन बने, एक आइडेंटिटी बने। कौन कौन से? ई पाई आयोटा, ई पाई आयोटा 0 1, ये पांचों ही अपने आप में मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ई आपने देखा, पाई भी आप 3.14 चलती जा रही, कभी खत्म ही नहीं हो रही पाई की वैल्यू आज तक, 10⁻18 डेसिमल प्लेस तक निकाल चुके हैं। आयोटा अपने आप में मैथमेटिक्स एक अलग इन्वेंशन है, रूट में नेगेटिव आ जाए तो उसकी बात करता है। और 0 और 1 तो बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 और 1 के बिना तो मैथमेटिक्स अधूरा है, बाइनरी डिजिट्स हैं। तो यूलर ने एक थ्योरम प्रूव की, बड़ी ज़बरदस्त थ्योरम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतनी आसानी से समझने वाली बात नहीं है वो। यूलर ने कहा कि अगर आप e की पावर आयोटा पाई करोगे ना, अगर आप e की पावर क्या करोगे, आयोटा पाई, और उसमें +1 करोगे तो ये 0 आएगा। दिस इज द यूलर इक्वेशन। बहुत पॉपुलर ये एक इक्वेशन है जो यूलर की दी गई है, जिसमें उसने मैथमेटिक्स के 5 बातों को एक जगह ला करके दिखा दिया कि इसका रिजल्ट ये आएगा। और इस ई के बारे में बच्चों, अगर आपको इस ई की वैल्यू याद रखनी हो तो मैं आपके सामने एक बात लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस के माध्यम से आप ई की वैल्यू याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट अब मैं ई की वैल्यू आपके सामने पहुँचा रहा हूँ। हाँ, ये 2.181828 ये तो इसने इससे कनेक्ट किया था। ये ऐसा नहीं कि यहाँ तक ई की वैल्यू चल रही है, ई की वैल्यू और भी आगे तक चल रही है। तो ये इसके लिए देखो, ये याद रखने के लिए टू एक्सप्रेस, ये लाइन में लिख रहा हूँ, टू एक्सप्रेस ई, रिमेंबर टू मेमोराइज, टू एक्सप्रेस ई, रिमेंबर टू मेमोराइज ए सेंटेंस इन एम्बेडेड कोड। ये इस सेंटेंस से हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि हम ई की वैल्यू याद रख पाएँ। टू एक्सप्रेस ई, रिमेंबर टू मेमोराइज ए सेंटेंस इन एम्बेडेड कोड। देखो इसमें कितने लेटर हैं, 2 पॉइंट लगा दूं, 7, इसमें 1 8 2 8 1 8 2 8 4, एक 7 होगा इसमें, हाँ इसमें ना, हाँ 2.718281824 ये चलती जाएगी। ठीक है, तो आप सब बच्चे इस लेक्चर को देखें। इस लेक्चर में हमने लॉगरिदम और द एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम पे लिमिट्स वाली जो एक्सरसाइज है, हम उस पे लिमिट्स पे बात करेंगे, उस इनके लिमिट के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसमें भी कुछ अच्छी जानकारी हम देंगे। जैसे हमने e की पावर x की सीरीज बताई, ऐसे log 1 + x की भी अपनी एक सीरीज होती है, log x की भी सीरीज होती है, a की पावर x की भी सीरीज होती है, राइट। उन पे बेस्ड हम फॉर्मूले प्रूव करवाएंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप बने रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।